बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी लेक्चर नंबर 53. Today we are going to start about breast surgery. Breast is also known as mammary gland. ब्रेस्ट को हम मेमोरी ग्लैंड भी कह सकते हैं, मेमोरी ग्लैंड। अब कुछ पहले तो जनरल पॉइंट आपको पता हो कि ब्रेस्ट क्या है। जिस तरह स्वेट ग्लैंड है तो मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड है ब्रेस्ट इट्स मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड, मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड। अब ब्रेस्ट का काम क्या है तो मिल्क प्रोडक्शन, इसके फंक्शन क्या है, मिल्क प्रोडक्शन। और मिल्क प्रोडक्शन को कहते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन इज डन बाय हार्मोन प्रोलैक्टिन। दूसरा, अब जब मिल्क ब्रेस्ट में बन जाए तो फिर इससे कौन से वो हार्मोन है जो ब्रेस्ट से मिल्क निकालते हैं। मिल्क इजेक्शन कौन कराता है, मिल्क इजेक्शन, या मिल्क इजेक्शन को लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं, लेट डाउन रिफ्लेक्स। ऐसे पेशेंट या ऐसे मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग में उनको मसला हो, मतलब ब्रेस्ट से मिल्क बाहर नहीं आते, तो इसके लिए जो बेस्ट क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम है ब्रेस्ट से मिल्क को निकालना। अब ब्रेस्ट की लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन तो सुपरफिशियल फीशिया ऑफ द इंटीरियर चेस्ट वॉल, इसमें लिख ले लाई इन सुपरफिशियल फीशिया ऑफ इंटीरियर चेस्ट वॉल। फीशिया is nothing but it is a fibrous connective tissue या dense connective tissue, बस मसल को या ये अटैचमेंट का काम कर देती है। फीशिया क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को हम देखें तो वर्टिकली ये सेकंड रिब से लेकर 6 रिब तक है, और इसके हॉरिजॉन्टल लोकेशन को हम देखें, हॉरिजॉन्टल तो ये स्टर्नम से लेकर मिड एक्सिलरी लाइन। अब देखो ये स्टर्नम है, यहाँ पे ये क्या है, अपर लिम्ब। अब ये एक्सिला है तो मिड एक्सिला लाइन जो है, मिड एक्सिला लाइन ये मिड एक्सिला लाइन तक इसकी हॉरिजॉन्टल लोकेशन है। अब एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस क्या है, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, टेल ऑफ स्पेंस ये इंपॉर्टेंट है। एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस में कभी कभार हम मिस्टेकनली ये वुमन कंप्लेंट कर देते हैं कि देयर इज अ लंप इन द ब्रेस्ट, बट एक्चुअली दैट इज एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस क्या है, नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू टूवर्ड एक्सिला। सिंपल है। ब्रेस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं 4 क्वाड्रेंट में। ये लेट्स सपोज दिस इज ब्रेस्ट, तो मीडियल की तरफ स्टर्नम की तरफ जो है तो वो अपर इनर क्वाड्रेंट, अपर आउटर क्वाड्रेंट
upper outer quadrant, lower outer quadrant और lower inner quadrant. ये अपर आउटर क्वाड्रेंट जो है तो इसकी टिश्यूज इसकी एक्सटेंशन होती है कहाँ तक, एक्सिला रीजन तक, इस तरह. अब ये क्या है, ये टेल ऑफ स्पेन है, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेन्स. तो ये किस तरह, ये एक्सिलरी रीजन तक इसकी जो एक्सटेंशन है द ब्रेस्ट टिश्यू की. तो इसमें लिख ले सम टाइम कैन बी मिस्टेकन एज अ ब्रेस्ट लम्प. Sometime can be mistaken as lump. लेकिन एक्चुअली ये नॉर्मल टिश्यूज है, ठीक है, लंप ये नहीं है, नॉर्मल टिश्यूज है. अच्छा, ये ब्रेस्ट जिस मसल पे मौजूद है तो इसका नाम है पेक्टोरियलिस मेजर मसल. हमारे पास एक है पेक्टोरियलिस माइनर मसल, एक है पेक्टोरियलिस मेजर मसल. तो ये स्टर्नम बोन है और ये क्या है, क्लेविकुलर बोन, ये ह्यूमरस है लेट्स सपोज. तो अब एक मसल इस तरह है, ये सुपरफिशियल मसल है, इसको कहते हैं पेक्टोरियलिस मेजर. ये है पेक्टोरियलिस मेजर. इसके नीचे साइड पे है एक और मसल जिसका नाम है पेक्टोरियलिस माइनर. अब ये क्या है, पेक्टोरियलिस माइनर. तो ये पेक्टोरियलिस माइनर है, ठीक. पेक्टोरियलिस मेजर मसल के ऊपर ये मौजूद है ब्रेस्ट, और ये क्या है, पेक्टोरियलिस माइनर इस तरह है. इस तरह पोजीशन है पेक्टोरियलिस माइनर की. पेक्टोरियलिस मेजर ये सुपरफिशियल है, पेक्टोरियलिस माइनर डीप है. अच्छा, तो ब्रेस्ट की लोकेशन में लिख ले लाई ओवर पेक्टोरियलिस मेजर मसल. अब देखो ब्रेस्ट में क्या क्या है. ब्रेस्ट इज नथिंग बट इट इज अ पेटी टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू. इसकी मास को ब्रेस्ट कहते हैं. तो ये लेट्स सपोज दिस इज पेक्टोरियलिस मेजर मसल. ये क्या है, पेक्टोरियलिस मेजर मसल. इसके ऊपर है पेक्टोरल पीशिया. इसके ऊपर क्या है, ये है पेक्टोरल पीशिया. और इसके साथ अटैच क्या है, इसके साथ अटैच है ब्रेस्ट टिश्यू. तो अब ये है ब्रेस्ट टिश्यू. ये क्या है, ब्रेस्ट टिश्यू. अब अगर ये ब्रेस्ट टिश्यू इस तरह है तो फिर एक हैंग, तो इसके लिए तो कुछ सपोर्ट चाहिए जो इसको टाइट पकड़े. तो वो सपोर्ट जो प्रोवाइड कर देती है इसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर. ये क्या है, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है ब्रेस्ट टिश्यूज को, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर. सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर. अब इस ब्रेस्ट में सारे में ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर है, लेकिन इसमें ये भी पॉइंट नोट कर ले कि सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर मोर इन नंबर इन द लोअर हाफ. तो इसमें लिख ले मोर इन लोअर हाफ, ठीक. अच्छा, तो ये तो सस्पेंसरी लिगामेंट ने ये ब्रेस्ट टिश्यूज को टाइट पकड़ा है. यहाँ पे है नेपल्स, दिस इज कॉल्ड नेपल. अब ब्रेस्ट टिश्यूज
ब्रेस्ट में क्या है? ब्रेस्ट में लोब्स है और लोब्स में लूब्यूल है और लूब्यूल में एल्वियोलाई है और एल्वियोलाई को हम क्या कहते हैं? इसे ना। अब ये मिल्क प्रोडक्शन होते हैं एल्वियोलाई में, यहाँ पे मिल्क की प्रोडक्शन होती है। जब मिल्क की प्रोडक्शन हो जाए तो वो लूब्यूल में आएगी और फिर लोब्स में, और लोब से फिर ये लोब्स होते हैं 15 to 20 इन नंबर, 15 to 20 इन नंबर। अब इस लोब से निकले हैं डक्ट और इस डक्ट का नाम है लेक्टिपेरस डक्ट। तो लेक्टिपेरस डक्ट भी 15 to 20 इन नंबर होंगी। लेक्टिपेरस डक्ट। What is the function of lactiferous duct? Carry milk to the nipple. अब देखो ये है, let's suppose इस तरह ये क्या आ गए हैं? डक्ट। ये 15 to 20 इन नंबर lactiferous duct, 15 to 20 इन नंबर। ये भी है, इसका काम है कैरी मिल्क। अब lactiferous duct open on nipples, सिंपल है। अब देखो लैक्टिपेरस मतलब मिल्क की प्रोडक्शन होती है, कौन कराता है? प्रोलैक्टिन। इसके बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन चाहिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब आ जाए उसको एक्टिवेट करे तो फिर लैक्टिपेरस डक्ट में इसकी मिल्क जो है वो बाहर आते हैं थ्रू द निपल। निपल के इर्द गिर्द ये एरिया, ब्लैक एरिया अराउंड द निपल इज कॉल्ड, ये क्या है? एरियोला। ये क्या है? एरियोला। एरियोला क्या है? ब्लैक या पिगमेंटेड एरिया, ब्लैक तो नहीं, पिगमेंटेड एरिया अराउंड द निपल्स। अब इस निपल में क्या है? तो इसमें बम्पी रेज बम्प है, इसमें छोटे छोटे इस तरह, ये आप इस तरह इसमें बम्प, रेज बम्प, और इस रेज बम्प को कहते हैं मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल या मॉन्टगोमरी ग्लैंड। इसमें क्या होते हैं? रेज्ड बम्प, और इस रेज बम्प को कहते हैं मॉन्टगोमरी ग्लैंड। इसमें इसको कहते हैं मॉन्टगोमरी ग्लैंड, या इसका दूसरा नाम है मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल। मॉन्टगोमरी ग्लैंड का काम क्या है? इट इज सेबेशियस ग्लैंड। और सेबेशियस ग्लैंड का काम क्या होते हैं? सेबेशियस ग्लैंड ऑयल प्रोडक्शन। यस, तो ये क्या करते हैं? ऑयल प्रोडक्शन। सिंपल है। अच्छा, अब देखो ये तो इसकी नॉर्मल जो एनाटॉमी था इस तरह। पेक्टोरलिस माइनर मसल है, एक है पेक्टोरलिस मेजर मसल। पेक्टोरलिस मसल नीचे की तरफ है इस साइड पे इस तरह, और ये फ्रंट साइड पे है पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो पेक्टोरलिस मेजर मसल के साथ अटैच है क्या? पेक्टोरल पीशिया। पेक्टोरल पीशिया के साथ अटैच है ब्रेस्ट टिश्यूज। सिंपल है। पेक्टोरल पीशिया के साथ क्या है? ब्रेस्ट टिश्यू। ब्रेस्ट टिश्यूज फिर किसने पकड़ा है टाइट? लिगामेंट आपको ऊपर, और ये लिगामेंट आपको इस ब्रेस्ट टिश्यूज में क्या है? एल्वियोलाई है। वहाँ पे एल्वियोलाई या एसिनाई में मिल्क की प्रोडक्शन होती है, और फिर ये लूब्यूल लोब्स और इस तरह लैक्टिपेरस डक्ट में निपल्स पे ये ओपन होते हैं, और ये इजेक्शन कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। अच्छा, तो और इसके निपल के इर्द गिर्द एरियोला है, द पिगमेंटेड एरिया, इसको एरियोला कहते हैं। एरियोला में बम्पी रेस्ट है इस तरह दाने दाने, तो इसको बम्पी रेस्ट, इसको कहते हैं मॉन्टगोमरी ग्लैंड।
मॉन्टगोमरी ग्लैंड और इसका काम है ऑयल की प्रोडक्शन। अच्छा, तो ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल। इसके साथ साथ क्या है, पेक्टोरल पिशिया, और इसके साथ अटैच है ब्रेस्ट टिश्यूज। ये ब्रेस्ट टिश्यूज है। अच्छा, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरल फिशिया, अब ये है ब्रेस्ट टिश्यूज। इसमें कौन सी लेगामेंट है? अब ये लेगामेंट ऊपर भी है नीचे भी है, मोर ए नंबर ए लोअर हाफ, तो सस्पेंसरी लेगामेंट आपको ऊपर। ये क्या है? लेगामेंट ऑफ कूपर। ठीक है। अब अगर ट्यूमर निकले कहाँ से? अगर इस सस्पेंसरी लेगामेंट ऑफ ट्यूमर की जगह पे ये क्या है, ट्यूमर है, तो किस तरह ये क्या कराता है, ये इनवर्ड पुल कर देता है इस लेगामेंट को। जब ये इनवर्ड को पुल करे तो फिर स्किन भी इनवर्ड की तरफ जाएगी, तो डिम्पल ऑन द स्किन। अगर डिम्पल ऑन द स्किन है तो ट्यूमर कहाँ पे होगी? सस्पेंसरी लेगामेंट ऑफ कूपर। यहाँ पे ट्यूमर है तो फिर मसला क्या है? पुल द स्किन इनवर्ड। यहाँ पे ये इसमें लिख ले, ये ट्यूमर है, ये है ट्यूमर। तो पुल द स्किन इनवर्ड, तो यहाँ पे डिम्पल होगी, डिम्पल ऑन स्किन। यहाँ पे ट्यूमर है तो यहाँ पे इस तरह, अब इस तरह इसमें डिम्पल होगी, इस तरह। ये ट्यूमर इसको पुल करेगी तो इसकी वजह से यहाँ पे डिम्पल होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है लेक्टिपेरस डक्ट। अगर लेक्टिपेरस डक्ट में ट्यूमर हो तो फिर किस तरह हमें पता चलेगा? ये लेक्टिपेरस डक्ट इज ओपन एट निपल, तो निपल अगर इनवर्ड की तरफ गई है तो हमें पता चलेगा कि ये कहाँ पे है ट्यूमर। ये है ट्यूमर। तो ये ट्यूमर अगर लेक्टिपेरस डक्ट में है तो पुल द निपल इनवर्ड, पुल द निपल इनवर्ड, और इसको हम कहते हैं रिट्रैक्शन ऑफ निपल। सिंपल। अब ये रिट्रैक्शन ऑफ निपल किस तरह के होते हैं? कभी कभार ये कंजेनिटल होता है, तो रिट्रैक्शन ऑफ निपल, रिट्रैक्शन ऑफ निपल, रिट्रैक्शन ऑफ निपल में बी कंजेनाइटल और में बी पैथोलॉजिकल। अच्छा, कंजेनिटल, अगर कंजेनिटल है तो इसका मतलब है नॉट एसोसिएटेड विद पैथोलॉजी। अब इन एबनॉर्मेलिटी नहीं है। इसके लिए मसले क्या होगी? विद पैथोलॉजी में सिर्फ मसले सिर्फ ये होगी कि ब्रेस्ट फीडिंग में मसला होगी, तो इसके लिए एक्सरसाइज बताते हैं और इसके थ्रू निपल बाहर आते हैं। दूसरा जो है वो पैथोलॉजी है।
पैथोलॉजी। अब ये पैथोलॉजी इट मे बी स्लिट लाइक रिट्रैक्शन, मे बी सर्कम्फ्रेंशियल रिट्रैक्शन। तो स्लिट लाइक रिट्रैक्शन किस तरह होता है? अगर पैथोलॉजी है तो मे बी स्लिट लाइक रिट्रैक्शन और मे बी सर्कम्फ्रेंशियल रिट्रैक्शन। स्लिट लाइक रिट्रैक्शन का मतलब है अगर निपल वन साइड तक इन वन डायरेक्शन अगर रिट्रैक्टेड है, लेट सपोज दिस इज निपल और ये रिट्रैक्टेड है ओनली इन वन डायरेक्शन, तो इसको कहते हैं स्लिट लाइक रिट्रैक्शन। सर्कम्फ्रेंशियल रिट्रैक्शन इसको कहते हैं कि होल निपल गो इनवर्ट होते हैं, इसमें निपल क्या होते हैं? इनवर्ट। तो स्लिट लाइक रिट्रैक्शन in one direction। ठीक, ये मोस्टली अगर बिनाइन केस हो तो इसमें वन डायरेक्शन में अगर ये नेपल सिर्फ एक डायरेक्शन में इसकी रिट्रैक्शन हो गई है तो देट में भी बिनाइन केस। और ये डक्ट एक्टीजिया में मोस्टली होता है, डक्ट एक्टीजिया। ठीक है। सर्कम्फ्रेंशियल रिट्रैक्शन का मतलब है रिट्रैक्शन ऑल अराउंड, रिट्रैक्शन ऑफ निपल ऑल अराउंड, या इसको हम कह सकते हैं इन्वर्टेड निपल, इन्वर्टेड निपल। अब ये मेलिग्नेंसी में होता है, ये होता है मेलिग्नेंसी, सिंपल है। और ये तो हम वैसे देख सकते हैं। अगर कंजेनाइटल है तो फिर सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग में मसला होगी, पैथोलॉजिकल में स्लिट लाइक है तो बिनाइन कंडीशन में स्लिट लाइक निपल रिट्रैक्टेड ऑन ओनली वन डायरेक्शन, मतलब ये निपल पुल होते हैं इनसाइड की तरफ वन डायरेक्शन में। अगर निपल इन्वर्टेड है अंदर की तरफ चली गई है तो इसका मतलब है ये क्या है? मेलिग्नेंसी। अच्छा, ये नोट डिम्पलिंग एंड रिट्रैक्शन आर नॉट द साइन फॉर स्किन इन्वॉल्वमेंट, मतलब इसमें स्किन तो रिट्रैक्टेड है, निपल रिट्रैक्टेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर स्किन में है। डिम्पलिंग एंड रिट्रैक्शन नॉट द साइन ऑफ स्किन इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है इसके लिए, तो कभी कभार पाउडी ऑरेंज ब्रेस्ट होता है। पाउडी ऑरेंज ब्रेस्ट क्या है? पाउडी ऑरेंज ब्रेस्ट, पाउडी ऑरेंज, ये फ्रेंच वर्ड है। पाउडी ऑरेंज क्या है? थिकन स्किन, जिस तरह ऑरेंज की जो छिलका होता है ना पील, इस तरह ये अपीयर होते हैं, तो इसको कहते हैं पाउडी ऑरेंज। थिकन स्किन, ऑरेंज पील अपीयरेंस, जिस तरह ऑरेंज की ये पील होता है तो इस तरह ऑरेंज पील अपीयरेंस। ये पाउडी ऑरेंज क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ सबडर्मल लिम्फेटिक्स। अगर इस तरह इसकी पिक्चर पर आप गूगल पे देख ले कि पाउडी ऑरेंज किस तरह होता है, तो ये इट इज ड्यू टू ब्लॉकेज सबडर्मल लिम्फेटिक्स। अच्छा,
ये सबडर्मल लिम्फेटिक्स की अगर ब्लैकेज हो जाए तो इसकी वजह से पौधी ऑरेंज होता है। अब अगर पौधी ऑरेंज है कैंसर कंडीशन में तो इट शो दैट इट इन्वॉल्व स्किन इफ प्रेजेंट इन कैंसर साइन ऑफ स्किन इन्वॉल्वमेंट। तो ये क्या है फिर? इसका मतलब ये है अगर पौधी ऑरेंज कैंसर कंडीशन में हो तो इसका मतलब है कि स्किन भी इन्वॉल्व है कैंसर में। अच्छा, फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेस्ट क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट, फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट, जिस तरह निप्रान है तो निप्रान तो सिल नहीं है, वो यूनिट है, इस तरह इसकी भी यूनिट है, इसको कहते हैं टर्मिनल डक्ट लोबुलर यूनिट। इसका नाम क्या है? टर्मिनल डक्ट लोबुलर यूनिट। मोस्टली जो कैंसर अराइज होता है वो टर्मिनल डक्ट लोबुलर यूनिट है। मेजॉरिटी ऑफ कैंसर अराइजेस फ्रॉम हियर, majority of cancer arise from TDLU। अच्छा, इसकी लिम्फेटिक सिस्टम किस तरह है? तो लिम्फेटिक्स अब जहाँ पे इसकी लिम्फेटिक की ड्रेनेज होती है तो वहाँ पे कैंसर भी मेटास्टेटाइज होगी। तो 90% ऑफ इट्स लिम्फेटिक गोज इनटू एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो अब अगर ब्रेस्ट में कैंसर हो और इस तरह एमसीक्यूज को, द मोस्ट कॉमन साइट पर मेटास्टेटाइज इज एक्सिलरी लिम्फ नोड। लिम्फ नोड और 10% जो ये होता है तो ये चला जाता है गोज इनटू इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड। ये इंटीरियर पोस्टीरियर इस जगह पे है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो लिम्फेटिक्स है। तो मोस्टली जो कैंसर इसकी स्प्रेड होती है मेटास्टेसिस वो एक्सिलरी लिम्फ नोड होगी। अब सर्जिकल डिवीजन ऑफ लिम्फ नोड हम किस तरह करते हैं? सर्जिकल डिवीजन ऑफ लिम्फ नोड तो वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेक्टोरल्स माइनर। ये हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेक्टोरल माइनर मसल। ये सिंपल है, इसको देखो, यहाँ पे ये अपर लिम्ब है, ये स्टर्नम है लेट सपोज। अच्छा, यहाँ पे ये मसल जो है ये इसको कहते हैं पेक्टोरलिस माइनर। ये पेक्टोरलिस माइनर मसल है और इसके इर्द गिर्द इसके ऊपर पेक्टोरलिस मेजर मसल है। अगर इसके लेटरल, ये पेक्टोरलिस माइनर मसल है, इसके लेटरल साइड ये है, इसकी ये लेटरल है और ये स्टर्नम की तरफ है, ये मीडियल है। इसको हम कहते हैं लेवल 1। अब इसको कहते हैं लेवल 2 और इसको कहते हैं लेवल 3। द फर्स्ट साइड फॉर कैंसर टू गो लेवल 1,
फर्स्ट साइट फॉर कैंसर टू गो, और फिर सेकंड लिम्फ नोड और लास्ट डीपेस्ट, ये इसमें होगी डीपेस्ट डीप। तो पहले लेवल 1 में जाएगी, फिर 2 में, फिर 3 में। अब ये 2 है, इसमें रूटर नोड्स है, रूटर नोड, और इसमें रूटर नोड है एंटर पेक्टोरल लिम्फ नोड। एंटर पेक्टोरल लिम्फ नोड इज प्रेजेंट बिटवीन पेक्टोरलिस माइनर एंड मेजर मसल। सिंपल। तो ये सर्जिकल डिवीजन इसकी इस तरह है। पेक्टोरलिस माइनर पे हम ये डिवाइड कर देते हैं। अगर लेवल लेटरल की तरफ है तो वो लेवल 1, लेवल 2 इस मसल के ऊपर, और लेवल 3 मीडियल की तरफ। फर्स्ट साइड पार्किंसन तो मोस्टली कहाँ पे जाएगी ये? लेवल 1 में। अच्छा, अच्छा तो ठीक है ना। ये एक्सिलरी लिम्फ नोड, अब ये इस तरह लेटरल की तरफ है ना, एक्सिलरी, और मीडियल की तरफ पोस्टीरियर इंटीरियर इस तरह है। वो 10% है, वो इम्पोर्टेंट नहीं। जो मेन है तो वो सिर्फ एक्सिलरी लिम्फ नोड को सिर्फ याद करने हैं। अच्छा, अगर ब्रेस्ट में कोई लंप है तो इसके लिए करते हैं ट्रिपल असेसमेंट। ठीक है, ट्रिपल असेसमेंट फॉर ब्रेस्ट लंप, ट्रिपल असेसमेंट फॉर ब्रेस्ट लंप। ये सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। इस तरह एमसीक्यूज मेरे ख्याल में आया था कि वो उसके लिए कौन सी असेसमेंट करते हैं, तो ट्रिपल असेसमेंट। अच्छा, तो पहले हम इसमें करते हैं हिस्ट्री। फर्स्ट नंबर क्या है? हिस्ट्री प्लस क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। दूसरा नंबर पे है रेडियोलॉजिकल टेस्ट, और तीसरा नंबर पे है हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, हिस्टोपैथोलॉजी। एक एक को डिस्कस कर लेते। पहले तो हम हिस्ट्री तो इजी है, मतलब पेशेंट से पूछ ले कि आपको तो कोई मतलब आपके ख़ानदान में किसी और को है या नहीं है, वैसे पॉजिटिव भी मिली हिस्ट्री है या नहीं है, उससे हिस्ट्री ले लें। फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए जो बेस्ट मेथड है, तो फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशन द बेस्ट मेथड इज डायल क्लॉक मेथड। ये क्या है? बेस्ट है। और इसके लिए हम वर्टिकल स्ट्राइप भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक, हॉरिजॉन्टल, ये इजी है। लेट्स सपोज दिस इज ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट है, ये ब्रेस्ट है। अब इसको समझे, ये हम इसको क्लॉक के थ्रू, यहाँ पे लंप है, ये लंप कहाँ पे है? तो 1 o'clock पे। किस 1? लेट सपोज दिस इज एट 1 o'clock, 1 o'clock, और यहाँ पे निपल है, तो 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द निपल। तो एक्यूरेटली हमें डायल क्लॉक मेथड से हमें पता चलता है कि लिम्फ कहाँ पे है। ठीक, तो बेस्ट ये है। वर्टिकल स्ट्राइप का मतलब है कि अब ये निपल है या इसकी रिट्रैक्शन कहाँ पे हो गई है, इस साइड की तरफ, तो हम इसमें इस तरह चेक कर देते हैं कि रिट्रैक्शन कहाँ पे हो गई है या लंप किस साइड पे है, पाल्पेशन पे भी, और इसकी रिट्रैक्शन कहाँ पे, ऊपर की तरफ हो गई है, 1 डायरेक्शन में इसकी, या नीचे की तरफ या लेटरल की तरफ। तो लेटरल की तरफ हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप, वर्टिकल ऊपर नीचे की तरफ। मतलब लेट सपोज ये निपल है और इसके ऊपर कोई लंप है, तो इसकी जो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे रिट्रैक्टेड होगी? ऊपर की तरफ। तो वर्टिकल स्ट्राइप के थ्रू हमें पता चल सकता है कि ये अपर
मतलब ऊपर की तरफ है या लोअर की तरफ है। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप की हमें पता चलता है कि ये लेफ्ट मिडिल की तरफ है या लेटरल की तरफ, और जो बेस्ट है तो वो डायल क्लॉक मेथड है। वो एग्जैक्ट पोजीशन बताता है कि 1 o'clock पे है, 2 पे है, 3 पे है। ठीक है। अच्छा, तो ये था क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अच्छा, दूसरा रेडियोलॉजिकल टेस्ट। अब रेडियोलॉजिकल टेस्ट, इसमें हम मेमोग्राफी कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं या तो अल्ट्रासाउंड और दूसरा करते हैं मेमोग्राम। व्हाट इज मेमोग्राम? एक्सरे स्टडी ऑफ द ब्रेस्ट इज मेमोग्राम। तो ये क्या है? इट इज नथिंग बट एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट। ठीक। अब अगर 40 ईयर से कम है, अगर वुमेन की जो एज है वो 40 ईयर से कम है, तो फिर हम करेंगे क्या? अल्ट्रासाउंड। 40 ईयर से ज़्यादा है तो फिर हम करेंगे मेमोग्राम। अच्छा, इसके रीज़न ये है कि जब 40 ईयर से कम उम्र हो तो इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू ज़्यादा होते हैं और पेट कम। इसमें बिकॉज मेमोग्राम पे जो हमारे पास मेमोग्राफी जब हम करते हैं, अब मेमोग्राफी जब हम करते हैं तो इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू एक्सरे पे और इसके साथ पेट टिश्यू और लंप, ये एक्सरे पे ग्लैंडुलर टिश्यूज नजर आते हैं वाइट। एक्सरे पे ये वाइट नजर आते हैं, ये पेट नजर आते हैं ब्लैक और लंप नजर आते हैं वाइट। अब ये 40 ईयर से पहले हम अल्ट्रासाउंड इसलिए करते हैं कि इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू ज़्यादा है। ग्लैंडुलर टिश्यू ज़्यादा है तो वाइट, ये भी वाइट है, ये भी वाइट, तो फिर हमें किस तरह पता चलेगा? तो हमें पता नहीं लगेगा, तो इसलिए हमें अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो इसमें लिख के इन यंग लेडीज इंक्रीज ग्लैंडुलर tissues and decrease पेट। सिंपल। तो इसलिए हम अल्ट्रासाउंड कर देते हैं। और इसकी ओल्डर एज में क्या होते हैं? ओल्डर एज, तो ओल्डर एज में जो ग्लैंडुलर टिश्यूज है वो कम होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज कम होते हैं और पेट ज़्यादा होते हैं। अब अगर पेट ज़्यादा है तो पेट ब्लैक नज़र आते हैं और लंप वाइट, तो मेमोग्राफी पे हमें ये नज़र आए। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर अल्ट्रासाउंड हम पहले 40 ईयर से करते हैं तो फिर मेमोग्राफी क्यों करते हैं 40 ईयर के बाद, अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं करते? तो अल्ट्रासाउंड से हम माइक्रोकैल्सिफिकेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते और मेमोग्राफी पे हम माइक्रोकैल्सिफिकेशन भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। दूसरा, अगर ये इसमें पेट ज़्यादा है, ग्लैंडुलर टिश्यूज कम है, अगर लंप है तो लंप एक जगह पे वाइट इस तरह बाल नजर आएगी। ठीक। सिंपल है। मेमोग्राम मशीन किस तरह व्यू देते हैं? मेमोग्राम मशीन
इसमें हम दो डायरेक्शन से ब्रेस्ट को देखते हैं, टू व्यूज। एक क्रेनियोकार्डल का मतलब है जो मेमोग्राम मशीन है तो इसमें ब्रेस्ट रखते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ इसकी एक्सरेस कर देते हैं, तो इसको कहते हैं क्रेनियोपार, हेड और कार्डल पार फुट। तो क्रेनियोकार्डल व्यू को देखते हैं, क्रेनियोकार्डल व्यू। क्रेनियो का मतलब है हेड और टेल। और दूसरा जो है तो वो मीडियो लेटरल ओब्लिक। मीडियो लेटरल जो है तो इसमें ये बेस्ट टू विजुअलाइज ब्रेस्ट टिश्यू, और इसके साथ साथ ये मतलब ये दो प्लेट है, इसमें ब्रेस्ट है तो ऊपर से नीचे की तरफ हम ये देखते हैं। और इस साइड पे अगर इन दोनों प्लेट्स बिटवीन द टू प्लेट्स अगर ब्रेस्ट को इस तरह रखे कि मीडियल से लेटरल की तरफ इसकी व्यू या एक्सरेस आ जाए तो इसको कहते हैं मीडियो लेटरल ओब्लिक व्यू। तो फिर इसके साथ तो एक्सिला भी देख सकते हैं मीडियल लेटरल व्यू में, तो प्लस एक्सिला कैन बी सीन। ठीक, लाटेस्ट जो है वो 3D मेमोग्राम है, लाटेस्ट 3D मेमोग्राम, या इसको हम कह सकते हैं टोमोसिंथेसिस, ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस, ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस। इसका मोर सेंसिटिव, बेटर रिजल्ट एंड डेंस ब्रेस्ट। डेंस ब्रेस्ट का मतलब ये है कि जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू ज़्यादा हो, तो ग्लैंडुलर टिश्यू ज़्यादा फिर तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। लेटेस्ट 3D मेमोग्राफ से डेंस ब्रेस्ट पे इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। अच्छा, मोस्ट कॉमन काज ऑफ द कैंसर इन द वर्ल्ड, तो फिर लंग कैंसर है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ, मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड वो लंग कैंसर है। अगर एमसीक्यूज इस तरह हो कि मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड इन वमन, तो फिर ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये दोनों एमसीक्यूज लिख ले। वैसे इंडिविजुअली तो लंग कैंसर सबसे ज़्यादा है, और फिर अगर स्पेसिफिकली वमन के बारे में पूछा जाए तो फिर ब्रेस्ट कैंसर। तो इसमें लिख ले मोस्ट कॉमन कैंसर in the world. Most common cancer in the world is lung cancer. Most common cancer in the world in female, तो वो ब्रेस्ट कैंसर है। अगर ओवरऑल देखें तो फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये है, और थर्ड नंबर पे है कोलोरेक्टल कैंसर, और फिर प्रोस्टेट, इस तरह। ठीक है, इंपॉर्टेंट लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। अब ये हम मेमोग्राफी किस तरह का क्यों करते हैं और किस तरह मेमोग्राफी कैन बी डन फॉर स्क्रीनिंग एज वेल एज फॉर डायग्नोस्टिक। तो हम दोनों के लिए क्या करते हैं, स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, मतलब वैसे कैंसर ना हो, वैसे सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए, बचाव के लिए जो हम टेस्ट करते हैं इसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। और ये डायग्नोसिस के लिए भी हम कर सकते हैं कि ये कौन सी टाइप की कैंसर है, या तो डायग्नोसिस के लिए भी कर सकते हैं और स्क्रीनिंग के लिए।
अगर if a ladies go for screening test तो they can decrease the mortality rate 15 to 20%. 15 to 20% reduction in mortality rate. Mortality. सिंपल है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट 40 साल के बाद हर साल कराता है, स्टार्ट एट 40 ईयर ऑफ एज, और ये एनुअली कराता है। हर साल ये स्क्रीनिंग टेस्ट कराना ज़रूरी है। अगर कोई वमन ये स्क्रीनिंग टेस्ट कराता है तो 15 से 20% चांसेस है ये इसकी डेथ को कम कर सकता है। अगर किसी को मसला है, ये तो एक कंडीशन है। दूसरा, ए पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है एक बात, या इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर है, रिस्क ऑफ कैंसर ग्रेटर देन 20%। ये हमें किस तरह पता चलेगा कि ये 20% से ज़्यादा कैंसर है? तो इसके लिए गेल्स मॉडल है या बरका स्केल। अगर उससे पता चला कि बरका स्कोर कि ये 20% से ज़्यादा रिस्क है, तो फिर ये स्टार्ट करना चाहिए एट द एज ऑफ 35 ईयर। अगर बरका म्यूटेशन है या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ बरका म्यूटेशन, तो फिर 25 साल पे ये स्टार्ट करना चाहिए। इफ बरका म्यूटेशन पेशेंट या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ बरका म्यूटेशन, तो फिर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब है कि इसकी पेरेंट को बरका म्यूटेशन है या चिल्ड्रन को है, तो फिर एट द एज ऑफ 20 ईयर ये स्टार्ट करना चाहिए। अब देखो, इसमें हम तो मेमोग्राम करते हैं, मेमोग्राफी कर देते हैं, लेकिन 25 से ही तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? MRI। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर दिस इज MRI। अब अल्ट्रासाउंड इसलिए नहीं करते, अल्ट्रासाउंड से तो हम माइक्रो कैल्सिफिकेशन डिटेक्ट नहीं कर सकते, और माइक्रो कैल्सिफिकेशन इज द अर्ली साइन ऑफ कैंसर। माइक्रो कैल्सिफिकेशन हो तो हमें पता चलेगा कि ये कैंसर की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, बिकॉज अल्ट्रासाउंड कैन नॉट डिटेक्ट माइक्रो कैल्सिफिकेशन, और ये माइक्रो कैल्सिफिकेशन इज द अर्ली साइन फॉर कैंसर। जिस तरह हमने सिस्टम पढ़ा था लेरार्ड्स लीवर के लिए, तो इस तरह ब्रेस्ट के लिए है बेरार्ड्स। बेरार्ड्स स्टैंड फॉर ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। अच्छा, तो इसके लिए पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्कोर। यहाँ पे लिखते हैं कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग रिस्क ऑफ कैंसर कितने हैं,
और नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप, पहले अगर ये स्कोर है 0, ये स्कोर 0 है, ये क्या है 0 स्कोर। तो 0 स्कोर का मतलब है कि हमने ये जो रेडियोलॉजिस्ट था, या तो उसने 40 ईयर से पहले तो ग्लैंडुलर टिश्यू ज़्यादा होते हैं और उसने मेमोग्राम किया है तो फिर ग्लैंडुलर टिश्यूज ज़्यादा होते हैं तो लम्ब का पता नहीं चलता, तो सारे के सारे उसको वाइट नज़र आ रहे थे। ठीक है, तो मतलब है इसके लिए क्या मीनिंग क्या है? ये इनकम्प्लीट है, सिंपल। मतलब ये जो टेस्ट रेडियोलॉजिस्ट ने किया है इनकम्प्लीट है, उसको पता नहीं चला कि लम्ब है या नहीं है, तो रिस्क ऑफ कैंसर नॉट एप्लीकेबल। अब पता नहीं है तो, और इसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? एडिशनल इमेजिंग रिक्वायर्ड, मतलब दोबारा ये एडिशनल इमेजिंग, मेमोग्राम या अल्ट्रासाउंड दोबारा करने, एडिशनल इमेजिंग रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर ये स्कोर है 1 तो इसका मतलब है कि ये निगेटिव है और इसका रिस्क ऑफ कैंसर 0% है, और इसके लिए रूटीन स्क्रीनिंग जिस तरह हम 40 ईयर पे एनुअली करते हैं तो इस तरह, तो रूटीन स्क्रीनिंग एनुअली वंस अ ईयर। दूसरा, अगर ये स्कोर है 2 तो इसका मतलब है ये कौन सी कंडीशन है? बेनाइन, और बेनाइन में रिस्क ऑफ कैंसर 0%, इसमें भी रूटीन स्क्रीनिंग इसमें भी करनी है। अगर ये स्कोर है 3 तो प्रोबेबली ये बेनाइन हो, प्रोबेबल बेनाइन, और प्रोबेबल बेनाइन हो तो 2% से लेस चांसेस है कि ये रिस्क ऑफ कैंसर इसमें 2% से कम है। इसके लिए क्या चाहिए? 3 बायोप्सी, फिर हम पेशेंट को कहेंगे कि बायोप्सी करें। अगर पोर है तो ये सस्पिशियस है, और ये चांसेस है 2 to 95% ऑफ कैंसर। इसके लिए भी बायोप्सी के साथ साथ सर्जिकल कंसल्टेशन के इसकी सर्जरी भी करनी है। अच्छा, पाइप नंबर जो है, अगर स्कोर है पाइप तो ये हाईली सजेस्टिव है, रिस्क ऑफ कैंसर 95% से ज़्यादा है, और ये इसके लिए बायोप्सी। अच्छा, इसमें बायोप्सी नहीं, बस वैसे इसमें प्रोबेबल बिनाइन है तो इसमें फॉलो अप, और लेकिन इसमें हम तो एनुअली स्क्रीनिंग करते हैं 6 मंथ में, फिर क्या करना चाहिए? स्क्रीनिंग फिर स्क्रीनिंग चाहिए। अगर ये स्कोर कितने हैं? 3 है तो फिर 2% से कम चांसेस है कैंसर की, बस हर 6 महीनों में एक बार ये स्क्रीनिंग टेस्ट करना चाहिए। अच्छा, इसके लिए बायोप्सी और इसके लिए भी सर्जिकल कंसल्टेशन। अब इसमें कंसल्टेशन ये तो फिर B1 है, पोर ए पोर बी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पोर ए पोर बी पोर सी 2% से 50% तक होता है या 95% तक, तो वो हम इस तरह, इसके लिए बायोप्सी है, इसके लिए बायोप्सी एंड सर्जिकल कंसल्टेशन। अगर ये स्कोर है 6, ये स्कोर 6 है तो 6 ऑलरेडी प्रोपन बाय बायोप्सी से हमें पता चला है कि ब्रेस्ट कैंसर है, ऑलरेडी प्रोपन
बाई बायोप्सी। तो इसका मतलब है 100% क्या है कैंसर। इसके लिए मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट, जिस तरह हमने इसकी सर्जरी या मॉनिटरिंग करते हैं तो वो जारी रखेंगे। तो ये था बेरार्ड्स। अब कैल्शियम क्या होता है? जब टिश्यू की निक्रासिस हो जाए तो एक तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है, तो सेल से क्या कैल्शियम रिलीज होते हैं। तो कैल्शियम इज द अर्ली साइन फॉर कैंसर। तो कैल्सिफिकेशन क्या है? कैल्सिफिकेशन इन द ब्रेस्ट। तो कैल्शियम डिपोजिशन इन द ब्रेस्ट, कैल्शियम डिपोजिशन इन द ब्रेस्ट। अब ये इम्पोर्टेंट है। एक होते हैं माइक्रो कैल्सिफिकेशन, दूसरा है मैक्रो कैल्सिफिकेशन। माइक्रो कैल्सिफिकेशन और दूसरा है मैक्रो कैल्सिफिकेशन। ये भी मास होती है। कैल्सिफिकेशन कैल्शियम की एक मास होती है। अगर इसकी साइज़ माइक्रो है तो ये 0.5 mm से इसकी साइज़ कम होगी। और नट पाल्पेबल, नट पाल्पेबल, ये हम पाल्पेट नहीं कर सकते। दूसरा मैक्रो कैल्सिफिकेशन है तो इसका मतलब है इसकी साइज़ 0.5 mm से ज़्यादा होगी। ये तो पैथोलॉजी का भी टॉपिक है। थे अब साइज़ अगर मैक्रो है तो फिर समटाइम कैन बी पाल्पेटेड, समटाइम कैन बी पाल्पेटेड। अच्छा, माइक्रो कैल्सिफिकेशन हो या मैक्रो हो तो इसमें लिख ले बेनाइन टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन। बेनाइन टाइप। अब ये हम ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो अब एक हमारे पास या तो होगी फॉपकॉन, ठीक है, दूसरा जो है वो लेट एप्रॉन, तीसरा ब्रोकन नीडल और तीसरा फोर्थ नंबर टी कप। पेपकॉन जो है ये मैक्रो है, मैक्रो कैल्सिफिकेशन, और ये क्या है? माइक्रो कैल्सिफिकेशन। अब देखो, पेपकॉन कैल्सिफिकेशन होता है फाइब्रो एडिनोमा कंडीशन में, फाइब्रो एडिनोमा। लेट एप्रॉन होता है किस कंडीशन में? फेट नेक्रोसिस में, फेट नेक्रोसिस में। ब्रोकन नीडल होता है डक्ट एक्टीजिया में, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और टी कप होता है किस चीज़ में? फेब्रोसिटिक लीजन में, फेब्रोसिटिक डिजीज़ में, फेब्रोसिस्टिक डिजीज़ में, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट जो है तो फिर हम किस तरह कहाँ पे अल्ट्रासाउंड करेंगे इसमें और कहाँ पे एमआरआई करेंगे? बेस्ट तो मेमोग्राम है। बेस्ट मेमोग्राम इसलिए है कि इस पर हम माइक्रो कैल्सिफिकेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट इज़ मेमोग्राम। मेमोग्राम इज़ द एक्सरे स्टडी ऑफ ब्रेस्ट। अच्छा, इसके लिए जो हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है तो अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अल्ट्रासाउंड कहाँ पे है? तो अल्ट्रासाउंड एक ये इस तरह भी याद कर सकते हैं पेप से,
अगर आपको पल्पेबल मास है, पल्पेबल मास, और आपको पता ना हो कि ये सॉलिड मास है या सिस्टिक है, टू डिफरेंशिएट solid vs cystic lesion, एनी एबनॉर्मल ग्रोथ या टिश्यूज को लेजन कहते हैं या एबनॉर्मेलिटी। दूसरा, इसको एज 40 से कम हो या ज़्यादा तो फिर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। 40 ईयर से कम, तो एज अगर 40 ईयर से कम है। अच्छा, तीसरा प्रेग्नेंट लेडी है तो फिर भी हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। प्रेग्नेंट, एमआरआई में भी रेडिएशन होती है और एक्सरेज में भी रेडिएशन होती है। तो प्रेग्नेंट लेडी में हम क्या करते हैं? प्रेग्नेंट लेडी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एमआरआई कहाँ कहाँ पे है? ये तो था। अच्छा, एमआरआई फर्स्ट जो चॉइस है वो ब्रेस्ट, इन द ब्रेस्ट इम्प्लांट कंडीशन, इन ब्रेस्ट इम्प्लांट, ब्रेस्ट इम्प्लांट एज अ सिलिकॉन डिवाइस, ये ब्रेस्ट में रखते हैं। इसके ब्रेस्ट इम्प्लांट कुछ वमन तो ये करते हैं ब्रेस्ट की साइज़ को इंक्रीज करने के लिए, कुछ इसकी शेप्स को मेंटेन करने के लिए, कुछ सर्जरी के बाद ये कभी कभार ये सिलिकॉन डिवाइस ब्रेस्ट में रखते हैं। तो अब अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज एमआरआई, अगर इंट्रा कैप्सूलर रप्चर है, इंट्रा कैप्सूलर रप्चर ऑफ द इम्प्लांट, तो इसमें होगी लिंग्वेनी साइन, लिंग्वेनी साइन। ये वेवी साइन होता है। इसकी जो इम्प्लांट है ये सिलिकॉन से बना होता है, वो आउटर शेल इसकी रप्चर होते हैं। तो इंट्रा कैप्सूलर रप्चर हो लेकिन इसकी सिलिकॉन जेल बाहर नहीं निकलते और वो वेवी नज़र आते हैं, इसको कहते हैं लिंग्वेनी साइन। दूसरा, ये हम करते हैं मोर सेंसिटिव पर डक्टुलर सेलर कार्सिनोमा या एक्सटेंट ऑफ लेजन ऑफ। अच्छा, ब्रेस्ट हम डिवाइड कर देते हैं कितने क्वाड्रेंट में? 4। अगर ये लंप यहाँ पे है, इसके साथ साथ यहाँ पे है और यहाँ पे है, अगर डिफरेंट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब है ये क्या है? मल्टीसेंट्रिक, मल्टीसेंट्रिक। अब एक क्वाड्रेंट में डिफरेंट लेजन है तो इसको कहते हैं मल्टीफोकल, मल्टीसेंट्रिक लेजन एंड मल्टीफोकल। इसको क्या कहते हैं? मल्टीफोकल। मतलब एक्सटेंट ऑफ द लेजन हमें बताता है एमआरआई कि एक क्वाड्रेंट में है या ज़्यादा क्वाड्रेंट में है। अच्छा, तीसरा मोर सेंसिटिव फॉर डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू किसे कहते हैं? अच्छा, देखो, लेट सपोज दिस इज कनेक्टिव टिश्यू और ये कनेक्टिव टिश्यूज है। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज और एपिथेलियम के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो ये दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसके ऊपर क्या है? लेट सपोज दिस इज एपिथेलियम। If cancer is limited to epithelium and not invade the basement membrane, this cancer is known as carcinoma in situ। ठीक है, और ये नोट कर ले अपने साथ। पैथोलॉजी का भी टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है।
तो कार्सिनोमा इन situ का मतलब है if a cancer involve the epithelium but does not invade the basement membrane, that is known as कार्सिनोमा इन situ. तो ये 4 नंबर था. फिर ना 4 नंबर स्कार है. सर्जरी किया है ब्रेस्ट सर्जरी टू आइडेंटिफाई स्कार. तो इसके लिए भी हम ये करते हैं. हिस्टोपैथ अब चले जा सकते. हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट किस तरह करते हैं? ये तो सिंपल है. हिस्टो ये इम्पोर्टेंट जो है ये है इससे इन्वेस्टिगेशन. पहला फर्स्ट नंबर जो है तो इसमें हम करते हैं FNAC. व्हाट इज FNAC? पाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी. अच्छा, ये इसका मतलब है पाइन नीडल एस्पिरेशन मतलब है हम सेल को निकालते हैं, एस्पिरेट कर देते हैं. इसमें हम ये किस तरह करते हैं? पाइन नीडल को इंसर्ट कर देते हैं. फाइन नीडल इंसर्टेड. इस नीडल की जो गेज होती है ये 23 से लेकर 30 गेज की. यूजुअली पाइन नीडल में जो 23 से 30 गेज नीडल इंसर्ट. अब नीडल को हमने इंसर्ट किया, सक्शन थ्रू द सिरिंज. इसके बाद क्या स्टेप है? सक्शन थ्रू सिरिंज. अब ये हमने ये सैंपल को बाहर निकाला. तो अब सेल या सैंपल सेंड टू लेबोरेटरी. ठीक है. ये तो इसको कहते हैं पाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी. इसमें रिस्क ये है अगर हमने सिरिंज को एंटर किया है और वो इसके सेक्शन के थ्रू हम ये सैंपल लेते हैं तो ब्लीडिंग की चांसेस है. तो अगर ब्लीडिंग हो तो ये सैंपल को कंटामिनेट कर सकता है. तो फिर लेबोरेटरी में साफ नज़र नहीं आएगी. तो मैं ब्लीड द सैंपल. तो एक और तरीका भी है which cannot seen. ठीक है. दूसरा जो है तो पाइन नीडल पाइन नीडल नॉन एस्पिरेशन साइटोलॉजी. अब इसमें पाइन नीडल को इंसर्ट कर देते हैं. ये क्या है? फाइन नीडल नॉन एस्पिरेशन साइटोलॉजी. मतलब इसके नाम से पता चलता है कि पाइन नीडल को इंसर्ट कर देते हैं लेकिन हम इसमें एस्पायरेशन नहीं करेंगे. सिरिंज में ये सेक्शन नहीं करेंगे. तो पाइन नीडल इज इंसर्टेड. पाइन नीडल इंसर्टेड inside the lump. और ये जो नीडल है मूव बैक एंड फोर्थ. तो ये इस तरह कर देते हैं. मूव बैक एंड फोर्थ द नीडल. अगर हम ये नीडल मूव बैक फोर्थ एंड बैक करते हैं तो इसकी वजह से कुछ सेल इस नीडल पे स्टिक होगी और वो हम लेबोरेटरी को भेजेंगे. तो इसमें तो हमने सेक्शन नहीं किया. सेल स्टिक टू नीडल.
और फिर इसको हम क्या सेंड टू लेबॉर्ट्री। ठीक है, तो ये था पाइन नीडल नॉन इंस्पिरेशन साइटोलॉजी। अगर इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस हो तो फिर ट्रू कट बायोप्सी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो वो है ट्रू कट बायोप्सी। ट्रू कट बायोप्सी या इसका दूसरा नाम क्या है, कोर नीडल बायोप्सी। कोर नीडल बायोप्सी हम दूसरे कौन सी कंडीशन में करते हैं, कोर नीडल बायोप्सी। देखो कोर नीडल बायोप्सी में इस तरह है, अगर हम सिरिंज को एंटर कर देते हैं, पाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करते हैं, तो मे बी देयर इज चांस कि वो सेल हम मिस करें। पाइन नीडल ये जो ट्रू कट बायोप्सी है, इसमें ये इस तरह नीडल और इसके अंदर से ये होलो होता है, तो हम वो टिश्यू या हम वो सेल जो बायोप्सी इससे लेते हैं तो वो कट करेंगे, कट द टिश्यूज और उसकी सैंपल लेते हैं। ठीक है, तो फिर ट्रू कट बायोप्सी से वो जो टारगेट पॉइंट है वो हमसे मिस नहीं होगा। ट्रू कट बायोप्सी हम दूसरी कंडीशन में करते हैं, वो प्रोस्टेटिक बायोप्सी और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा के लिए भी। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अलग है, गोल्ड स्टैंडर्ड अलग है। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि 100% बेस्ट। अब देखो कभी कभार पेशेंट प्रेजेंटेड विद ब्रेस्ट लंप और वो कहते हैं कि इसकी हम अगर बायोप्सी लेते हैं कि हम इसको लेबॉर्ट्री में भेजेंगे, फिर अगर डायग्नोस हुआ कि कैंसर है तो फिर हम वो रिमूव करेंगे। तो वो कहते हैं कि वो रिमूव कर दे बस, अगर हो या ना हो, तो इसको कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। तो एक्सेजनल बायोप्सी उससे कहते हैं, इसके हम पहले वो ट्यूमर को लंप को रिमूव कर देते हैं और बाद में भेजते हैं लेबॉर्ट्री को कि कैंसर है या नहीं। अगर होता तो फिर भी हमने रिमूव किया है और नहीं हो तो फिर भी, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। मतलब बेस्ट इसलिए है, अगर 1-2-3 दिन गुजर जाए बायोप्सी पे तो ये कैंसर मेटास्टेटाइज होगी, स्प्रेड होगी। और ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, एक्सेजनल बायोप्सी। और एक्सेजनल बायोप्सी रिमूवल ऑफ एंटायर लंप। ठीक है, अच्छा इसमें कोई क्वेश्चन है इसका?